गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पॉलिटिकल साइंस के 12th ह्यूमैनिटीज से पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक, जो सेकंड बुक है इंडियन कंटेक्स्ट में जो लिखी गई है, उस बुक से सेकंड लेसन है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस लेसन ये कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये लेसन। जो फर्स्ट लेसन हमने किया था चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, अब सेकंड लेसन है आज इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। मतलब इंडिया जो आज़ाद हो चुका था 1947 में, संविधान बन चुका था, वे कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना कभी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। अब वो पार्टी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभर चुकी थी। ये जो दौर था 1947 के बाद, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे भारत में बनी रही और उसका वर्चस्व, उसकी डोमिनेंस काफी लंबे अरसे तक चली। उसमें भारत पूरे चुनौतियों से भरा हुआ था। राष्ट्र निर्माण की वहाँ पे चुनौती थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में लोकतंत्र को कैसे लागू किया जाए। आज़ादी से पहले जो सपना हमारे नेताओं ने देखा था, अब वो सपना पूरा करना था भारत में लोकतंत्र की स्थापना की बहाली के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा लेसन चैलेंजेस ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी, बिल्डिंग डेमोक्रेसी। फर्स्ट जो पॉइंट है में चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, पहला जो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, वो चेतावनी थी, वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenges of national building that confronted the country right in the beginning. Faced with serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. They said that the national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. It took various forms: nominal democracy, but effective control by one leader, one party, one rule, or direct army rule. Non-democratic regime always started with a promise of restoring democracy very soon. But once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. अब आपको विचार आ गया कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। सबसे बड़ी समस्याओं में से गुजरते हुए अब उसके सामने चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, नेशनल बिल्डिंग चैलेंज। इनके बारे में आप इससे पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। अब डेमोक्रेसी कैसे इंस्टॉल की जाए, कैसे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक जो रूल है वो लागू किया जाए। दुनिया के बहुत सारे देश, वहाँ के जो नेता थे, वो लोग अपने देश में लोकतंत्र को अपनाने से हिचकते थे। उनको लगता था कि लोकतंत्र उनके देशों में स्थापित नहीं किया जा सकता।
इन नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र को अपनाने से मत और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। संघर्ष बढ़ेगा क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छाएं चलती हैं और लोग स्वेच्छा से आचरण करेंगे, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उनके जो शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था। They said that national unity was their first priority and their democracy will introduce differences and conflicts. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. इसी वजह से वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो था वो लागू रहा। थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा है, कहीं कहीं पर सीधे सीधे जो देखा गया सेना ने सत्ता संभाली है। तो उन्होंने अपनी शुरुआत जैसे उन्होंने सत्ता संभाली सेना ने या राजा ने, तो उन्होंने कहा कि शुरू में वायदा किया कि हम अपने देश में लोकतंत्र बना देंगे, लेकिन समय गुजरने के साथ देखा गया कि वहाँ पे अलोकतांत्रिक शासन है वो पांव जमा गया अपने, और अब अलोकतांत्रिक शासन को वहाँ से उखाड़ना बेहद मुश्किल था। The condition in India were not very different. भारत में भी स्थिति ज़्यादा अलग नहीं थी। But the leaders of the nearly independent India decided to take the more difficult path. Any other path would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policies, alternatives to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to all these questions. While competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest only. This is the route our leaders decided to take. तो प्यारे बच्चों, भारत में भी परिस्थितियां अलग नहीं थी, कंडीशंस अलग नहीं थी, वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज कंट्रीज in which the leaders, popular leaders, so-called popular leader of those countries thought that establishing democratic system or rule in their country was mere a dream for them. They thought that if they implement democracy in their country, this will raise strife among people. They will not be able to bring their together. So that's why they fear to install democracy in their country. As far as India was concerned, the same situation was in India. यहाँ पे भी स्थितियां ऐसी थी, कंडीशंस ऐसी थी, they were not different. आजाद भारत के जो नेता थे उन्होंने अपना मन कड़ा किया, उन्होंने जो एक सबसे मुश्किल जो रास्ता था वो चुना, एंड दैट इज श्योर एंड सर्टेन डेमोक्रेसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो डेमोक्रेसी ही अपने देश में स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे स्थापित? आजादी से पहले ही इन नेताओं ने सोच लिया था, जब वो आजादी का संघर्ष में लगे हुए थे आजादी के लिए, when they were fighting for the freedom of our nation, they have pre-planned, they have discussed that
when India will get its independence, they will install democracy. They will implement democracy in the nation, in the entire nation. And that's the very thing, that's the very commitment they were describing, they were performing. Because क्योंकि उनकी लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट था, जो प्रतिबद्धता थी, वो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी से ही जुड़ी हुई थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की जो एक निर्णायक भूमिका थी, उसको लेकर काफी सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे। दे डिड नॉट टेक पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम टू देम। उनके लिए ये समस्या नहीं थी, वो इसको एक समाधान मानते थे कि ये समाज में समस्याओं का समाधान करने वाली है। वे राजनीति को समस्या के समाधान के उपाय के रूप में देखते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना बड़ा जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, और जो देश में नियम, कायदे, कानून, जो संविधान बना है, क्या उन पर उस देश की जनता, उस देश के नागरिक अमल करेंगे। किसी भी समाज के लिए ये बातें बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि समाज में बहुत सारे समूह होते हैं, समाज में बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग होते हैं, मिनॉरिटीज होती हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, मेजॉरिटीज होती हैं, बहुसंख्यक लोग होते हैं। उनकी अपनी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, इंटरेस्ट होती है, डिफरेंट वेरियस इंटरेस्ट दे हैव, और वो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दिस इज द वेरी रेयर थिंग टू फाइंड ए कॉमन अमॉन्ग देम। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो वहां पर देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ राइवलरी अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। आपसी हितों में उनके टकराव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में कैसे निपटा जाए? द आंसर ऑफ दिस क्वियर क्वेश्चन, और आई विल से real question, the solution of this real question is democratic politics. Why? क्योंकि जब अथॉरिटी होती है और जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन और अथॉरिटी के लिए कंपटीशन, सत्ता प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए, राज चलाने के लिए, पावर के लिए जब कंपटीशन होता है, तो यही राजनीति की दो सबसे बड़ी गहरी चीजें होती हैं। राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं, उनका उद्देश्य जनहित का फैसला करना होता है, उन पर अमल करना होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। तो ये सब चीजें हमारे राजनेताओं को भली भांति पता थी। नेक्स्ट, लास्ट ईयर you have studied how our constitution was drafted. You would remember that the constitution was ready and signed on 26th November 1949 and it came into effect on 26th January 1950. At the last time the country was being ruled by an interim government. What is interim government? I will tell you, I will explain to you interim government. Interim government, okay. Let me explain what is interim government first. India got independence on 15 August 1947 and Indian Constitution was implemented on 26th January 1950. Means Indian Constitution came into force, it came into power
or it starts working. It started working on 26 January 1950. Between this period from the independence and since the time our constitution started working, it was full 5 years long period. Between this period, what who was this? Obviously those popular leaders who were the freedom fighters. Sure, those people formed the government, which was interim government, and they helped run the administration of India between the period of these 5 years. So that is interim government. interim government, अंतरिम सरकार इसको बोलते हैं. It was now necessary to install the first democratically elected government of our country. The constitution had laid down the rules. Now the machine had to be put in place. Initially it was thought that this was only a matter of few months. The Election Commission of India was set up in January 1950. Sukumar Sen became the first chief election commissioner. This is very important. Please note this point. Sukumar Sen became the first chief election commissioner. The country's first general elections were expected sometime in 1950 itself. तो हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट था, 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्कुल तैयार हो चुका था और इस पर साइन भी कर दिए गए थे इसी दिन. तो जो संविधान था वो 26 जनवरी को हमारा वो लागू हो गया था. 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया था ये. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया. इस वक्त भारत का शासन जो अंतरिम सरकार जो चला रही थी, इंटीरियम गवर्नमेंट जो वो भारत का सरकार चला रही थी. इंटीरियम गवर्नमेंट में वो सदस्य थे, वो प्रसिद्ध नेता थे भारत सरकार में, जो चुनी हुई तो नहीं थी लेकिन इसमें वो सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने आज़ाद, जिनके बलबूते भारत आज़ाद हुआ था. तो लोगों का उन पर सहज विश्वास था. तो ये अंतरिम सरकार थी जो 5 वर्ष तक 1947 से 1950 तक चली. 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 5 इयर्स के पीरियड में चली. तो उस समय संविधान ने नियम तैयार कर दिए थे. अब इन नियमों पर चलना जरूरी था, इनको अमल में लाने की जरूरत थी. तो पहले लगता था शुरू में कि भारत सरकार है जो वो कुछ ही महीनों में चुन ली जाएगी, कुछ ऐसा सबको लग रहा था. लेकिन जितना ये लग रहा था उतना आसान नहीं था. भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ, जनवरी मंथ में, और जो सुकुमार सेन थे वो हमारे पहले चुनाव आयुक्त बने. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सुकुमार. तो ये यहाँ पे इसको याद रखेंगे. सुकुमार सेन है, वो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने. उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में किसी भी वक्त वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. इसके रीजन थे. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने एक बार फिर रखता हूं. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. It was clear from the first point that our great leaders with India got its independence. Now, what determined that Indian
rule will be run democratically. Second, Indian Constitution. The making of Indian Constitution was completed by 26th November 1949 and it was implemented on 26th January 1950 after a period of 5 years from independence. Between this period, one thing is clear, that interim government was running administration of India democratically during this time. But we cannot say that it was a democratically. It was actually they were running the administration according to the wishes and aspirations of Indian folk. Next, election commission was organized. It was built up and it started working. The first election commissioner, which was obviously who was Sukumar Sen, became the first election commissioner in India. It was expected that the first election will take place in India in 1950, but it doesn't happen because it was not a easy job. It was very difficult job, and the process was done between 1951 to 52. This took a time of at least 6 months. So why? The reason behind it are clear from here. There are some problems which came during the election process. Now let us read about them first. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country. Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies. It also required rolls or the list of all the citizens eligible to vote. Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the name of nearly 40 lakhs women were not recorded in the list. They were simply listed as wife of or daughter of, but the name of their father and husband were not written in the voting list of those women. The election commission refused to accept these entries and ordered a revision of, if possible, and deletion if necessary. Preparing for the first general election was a mammoth exercise. No election on this scale had ever been conducted in the world before. At that time, there were 70 crore eligible voters who had to elect about 200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. Only 15% of these eligible voters were literate. Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the election. That was really a big success by the election commission. So what is given in this paragraph? Let me state you clearly. So अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो बन गया, इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, इलेक्शन कमीशन है वो अब बन गया. It was, but the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. अब जो है चुनाव आयोग ने ये पाया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये दुनिया का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लगा, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इस सेकंड पे है. और जो अगर इसको एरिया और साइज के हिसाब से देखा जाए तो इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो
अब इलेक्शन कमीशन है, उसने देखा कि यहाँ पर जो फेयर इलेक्शन करवाना कोई इजी टास्क नहीं है। फेयर इलेक्शन यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, निष्पक्ष आम चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्रों को उनका डिलिमिटेशन करना ज़रूरी था। जो यहाँ पे इलाके थे उनका डिलिमिटेशन होना बड़ा ज़रूरी था। यहाँ पे डिलिमिटेशन मीन्स सीमांकन करना, उनका सीमांकन करना। जैसे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है किस में कम है, तो उनमें टोटल जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन देना था। 10 सिटीजन्स पे एक रिप्रेजेंटेटिव था, ऐसे उनको रिप्रेजेंटेशन देना था। तो ये बड़ी दिक्कत का काम था। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि डिलिमिटेशन करना जरूरी था, और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चुनाव के लिए जो वहाँ पे सीमांकन करना जरूरी था। पहले तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी हो गया, फिर जो दूसरा था कि वहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स, तो इलेक्टोरल रोल्स बनाने जरूरी थी, मतदाताओं की सूची बनानी जरूरी थी। तो इस प्रकार जो पता लगा, जो पहली इलेक्टोरल रोल्स जो पब्लिश हुई वहाँ पे प्रोड्यूस की गई, उसमें पता लगा कि अबाउट 40 लाख वुमेन हैं इंडिया के अंदर जिनके नाम अच्छे तरीके से दर्ज होने रह गए हैं, क्योंकि उनके नाम की जगह पर अलग अलग लिखा गया था कि किसी फलाने की बेटी है, फलां की बीवी है, तो उनके नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे मेंशन नहीं किए गए थे, दर्ज नहीं किए गए था। तो वो जब लिस्ट है चुनाव आयोग के पास पहुँची, तो चुनाव आयोग को उस लिस्ट को देख के बड़ा धक्का लगा। उसने कहा कि नहीं, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। चुनाव आयोग ने वो लिस्ट है वो रिजेक्ट कर दी, और उसने एक ऑप्शन दिया कि या तो इसको रिव्यू किया जाए इस लिस्ट को, या फिर इसमें जो एडिटिंग ये क्या कहे, जो नई इसमें प्रविष्टियाँ की जाए, प्रविष्टियाँ भाई इसमें नाम में जो कोई कमी है उनको ठीक किया जाए। तो उसने रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड ए रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। अगर उसमें कमी है तो उसको निकाल दो, अगर ज़रूरत है तो रख लो, और इस तरीके से ये कहकर उसको निस्तृत कर दिया। अब उसको हटा दिया, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये जो काम है उसको रिव्यू करना कोई आसान काम नहीं था। ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा काम था, बड़ा मुश्किल था। अब कैसे कि ऐसा दुष्कर काम था, बड़ा रेयर था, बड़ा टफ जॉब था। कोई बात नहीं, फिर भी सबसे बड़ी बात थी कि उस समय हमारे देश में अबाउट 17 करोड़ वोटर्स थे, और उन 17 करोड़ वोटर्स को 3200 जो MLAs हैं उनको चुनना था, उनको इलेक्ट करना था। और फिर हमारी जो लोकसभा थी तो उसके लिए भी जो 489 ये संख्या है, इसको लिख लीजिए, 489 उस समय संख्या थी। तो उसके लिए जो उनके भाग्य का फैसला करना था। तो इसमें, और उस समय की जो टोटल पॉपुलेशन थी, उस टोटल पॉपुलेशन में ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। केवल जो टोटल पॉपुलेशन जो 17 करोड़ जो पॉपुलेशन में, उसमें केवल 15% जो पीपल वो एजुकेटेड थे, बाकी इलिटरेट थे। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। अब इस वजह से क्या है, वो दूसरा मेथड देखना पड़ेगा वोटिंग का। तो द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो अब क्या, चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को वहाँ पे प्रशिक्षित किया था। तो इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट that made this election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. Till then, democracy had existed only in the prosperous countries, mainly in Europe and North America, where necessarily everyone was literate.
By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. In this context, India's experiment with universal adult franchise appeared very bold and risky. An Indian editor called it the biggest gamble in history. Organizer, a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. A British member of the Indian Civil Service claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the voters of millions of illiterate people. तो यहाँ पे अब जब ऐसी स्थिति आई, देखा गया कि इन जो पब्लिक को, जो वहाँ पे कम से कम 17 करोड़ की जो पब्लिक थी, और उसमें जो 15% है जो वो अनएजुकेटेड थी। अब उस 15% जो जनता को वो अपने विधायकों को चुनना था और सांसदों को चुनना था। अब उनके लिए 15% के लिए बड़ा मुश्किल था ये काम। कैसे मुश्किल था? टोटल जो हमारे मेंबर थे 489 थे संसद के लिए, और 3200 MLA थे हमारे विधानसभा के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल था उनके भाग्य का फैसला करना, उनको चुनना। तो देश उसमें बड़ा आकार था, मतदाताओं की बहुत भारी भरकम संख्या थी। तो ये काम करवाना, ये इलेक्शन करवाना कोई आसान कार्य नहीं था। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही थी कि गरीब जनता थी, अनपढ़ थी। तो यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी का समय था। लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। लोकतंत्र जैसे यूरोप के देशों में हम देख रहे थे, वहाँ पर जो महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को भी मताधिकार नहीं दिया गया था, और हिंदुस्तान में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था। तो हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी गर्व की बात थी। लेकिन ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में भारत के इस अवस्था कि उसने किस प्रकार से इलिटरेट, अनपढ़ जो हैं, गंवार जो लोग हैं या फिर औरतें हैं, उनको किस प्रकार से उसने ये अधिकार दे दिया, इस बात के लिए बड़ा अचंभा था वहाँ पे। तो अपने तरीके से सब ने आलोचना की। वहाँ पे क्या क्या आलोचना की गई वहाँ पे देखिए। तो ये बड़ा रिस्की था। उन्होंने कहा था कि ये बड़ा बोल्ड है इंडिया की तरफ से और बड़ा रिस्की काम है। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। एक भारत में संपादक थे अखबार के, उन्होंने बोला कि भारत ने एक बहुत बड़ा ही दाव खेला है। दाव नहीं, वो क्या बोलते हैं, जुआ खेला है, गैम्बलिंग की है उसने। इतिहास में इतना बड़ा गैम्बलिंग किसी ने नहीं की। एक ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन थे, उस ऑर्गेनाइजर मैगजीन के ने लिखा जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी देख लेंगे कि किस प्रकार से उनका ये सार्वभौमत्व अधिकार जो उन्होंने दिया है वो किस प्रकार से असफल होगा। तो वहीं पर एक थे अंग्रेज़ जो सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में जो काम करते थे, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर जो भारत का जो फ्यूचर है उससे में पता लग जाएगा। लाखों अनपढ़ जो लोग हैं उनके मतदान नहीं है, ये तो बेहुदा नौटंकी देखेगा उनकी। बस ऐसी चीज़ें भारत के बारे में कहीं जो कि उस समय मतलब नहीं लग रहा था कि भारत। तो उस मैगजीन ने लिखा, एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन है, कि नेहरू अपने जीवन काल में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया सार्वभौमिक मतदान का अधिकार है वो किस प्रकार से असफल होगा ये खुद देख लेंगे। फिर एक जो ब्रिटिशनर मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज है, उन्होंने दावा किया कि ये इस तरीके से फेल हो जाएगा पूरा जो स्ट्रक्चर है इंडिया में किया कि क्योंकि अनपढ़ लोगों को मतदान की ये जो अधिकार दिया गया है ये नहीं चल सकता, क्योंकि अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं है किस सरकार को
उनको वोट देना चाहिए, किस प्रतिनिधि को उनको चुनना चाहिए, उनको तो कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना लेगा। तो उन्होंने कहा था कि आने वाला वक्त है वो लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदगी भरी नौटंकी देखेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि उस समय ज़्यादा जानकार लोग होंगे, ज़्यादा इनलाइटेड पीपल होंगे, इनलाइटेंड एज होगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने इसके बारे में राय दी थी। द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। इसके कारण ही 2 बार चुनाव को स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि आखिरकार जो 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक जो चुनाव है वो चले थे। बट दिस इलेक्शन इज referred to as the 1952 election since most parts of the country voted in January 1952. It took 6 months for the campaigning, polling and continuing to be completed. Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat. The level of participation was encouraging. More than half the eligible voters turned out to vote on the day of elections. When the results were declared, these were accepted as the fair even by the losers. The Indian experiment had proved that the critics are wrong. They were wrong. Critics were wrong. The Times of India held that the polls had confounded all these skeptics who thought the introduction of adult franchises too risky an experiment in the country. The Hindustan Times उसने claim किया, उसने दावा किया कि that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic elections in the history of the world. Observers outside India were equally impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that a democratic election could be held in conditions of poverty or lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. तो अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने जो इसकी आलोचना की थी। तो इसी आलोचना के कारण 2 बार है जो चुनाव वो रोक देने पड़े थे। तो फिर क्या है, 6 महीने का इनको टाइम लगा। जो 1950 में इलेक्शन होने थे वो अब 1951 में हुए। तो इस तरीके से जो चुनाव है इनको 1952 का चुनाव कहा जाता है, 1952 का चुनाव इनको बोला जाता है। क्यों? इसी वजह से। तो इनको क्योंकि ये वो होने थे 1950 में, 1951 से ये स्टार्ट हुए और फिर 1952 में। तो ये अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे और फरवरी में 1952 में ये जो इलेक्शन पूरे हुए। तो 6 मंथ्स का इन्होंने टाइम लिया था। तो जो ये टाइम किस में गया, कैंपेनिंग में गया, पोलिंग में गया, काउंटिंग में गया, ये कंप्लीट करनी थी। तो कैंडिडेट हैं उनके लिए हर एक सीट के लिए कैंडिडेट 4 कैंडिडेट इसमें निश्चित हुए। हर सीट पे 4 कैंडिडेट जो इलेक्ट होने के लिए खड़े हुए थे। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज इनकरेजिंग, काफ़ी इनकरेजिंग था, अच्छा माहौल था। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्नड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वाले दिन आधे से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट देने के लिए गए थे और वोटिंग की थी उन्होंने। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। जो हारने वाली पार्टी थी, हारने वाला दल था, व्यक्ति था, कैंडिडेट था, उसने भी इनको फेयर इलेक्शन माना था कि इनमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया इलेक्शन हुआ है इन्होंने। तो भारत के कंटेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट हो चुका था और इस एक्सपेरिमेंट से वर्ल्ड के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे वो रॉन्ग साबित हुए थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स हैं, उसने द टाइम्स ऑफ इंडिया उसने उस समय कहा था कि ये ऐसी पोल हैं, ऐसे
वोटिंग हुई है इस तरीके से कि इन्होंने पूरे जो इसके बारे में अपवाद था उनको सबको झूठा कर दिया है। जो सेप्टिक्स थी, जो रॉन्ग नोशंस थी इसके बारे में, वो सारी की सारी इन्होंने जो वो ख़त्म कर दिए है। तो सारे के सारे आलोचकों का इन्होंने मुंह बंद कर दिया था, क्योंकि जो परिणाम जो घोषित हुए थे वो निष्पक्ष बताए गए थे कि वो बड़े निष्पक्ष है, और सभी आलोचक हैं वो चुप हो गए थे। जितने भी संदेह इस पर किया जा रहा था वो सारा संदेह अब समाप्त हो चुका था, क्योंकि सार्वभौम जो मताधिकार दिया गया था, अडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें दी गई थी, वोटिंग जो हुई थी, तो वो 21 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को इसमें वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था। और ये जो आलोचना की जा रही थी कि महिलाओं को मत का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी मत का अधिकार नहीं दिया था। अमेरिका ने भी 1920 में दिया है जाके अपने यहाँ पे महिलाओं को मताधिकार 1920 में, और जो रूस के अंदर ये 1928 में दिया गया। तो जो बड़े बड़े देश हैं वो हंस रहे थे इन बातों को लेकर। ये सब झूठ साबित हो चुकी थी, किसी ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि किस प्रकार से भारत है वो एक मील का पत्थर लोकतंत्र के लिए। तो ये पूरी दुनिया का इस चुनाव पर ध्यान गया था, तो क्योंकि ये लोकतांत्रिक जीत थी। लोकतंत्र में ये पता लग चुका था कि गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में इलेक्शन नहीं कराई जा सकती, ये गलत धारणा हो गई थी। सबको पता है, सबको इतनी भगवान ने, परमात्मा ने बुद्धि दी है कि वो अपने अच्छे और भले बुरे के बारे में समझ है सभी को। तो ये बात अब दुनिया ने अमल में लानी शुरू कर दी थी। तो इसके जो नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। जो पहले 3 चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार रहा था, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। पहले 3 चुनाव कौन से, इनके बारे में भी। द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन। द कांग्रेस पार्टी, एज इट वाज पॉपुलरली नॉन, had inherited the legacy of national movement. It was the only party then to have in organization spread all over the country. And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. He led the Congress campaign and toured through the country. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. The party won 364 seats out of 489। तो टोटल जो सीट्स हैं वो हमारी आउट ऑफ 489 से अकेली जो कांग्रेस है गॉट 364 सीट्स। एंड इन द फर्स्ट लोकसभा finished way ahead of any of other challenger। वहाँ पे कोई दूसरा चैलेंजर उसके सामने नहीं था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वॉन ओनली 16 सीट्स। तो 16 जो सीट है किसको मिली, वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द Lok Sabha elections. The Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all the state except Travancore Cochin party of today. Let us see if we are reading the right lines. Yes, of course. Actually, I am reading this text from PDF file which I have on my mobile screen, and my eyesight is very weak, my dear students. I have no specs. Specs are broken, and now the lenses are thrown aside, and that very part what we say, which we use on the ear, is also broken and thrown away. So let us see, if I will have time, I will go to some shop to buy a new pair for myself. So Congress dominance in the first 3 general elections. Dominance, yes, this is the very point we were studying and reading it to you. So let us see, we won
Lok Sabha elections. The Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all the states except Travancore, Cochin, part of today's Kerala and Orissa. Finally, even in these seats, the Congress formed the government. So the party ruled all over the country at the national and the state level. As expected, Jawaharlal Nehru became the Prime Minister after the first general election. So, we have studied it up to this. Okay. So, what happened? तो यहाँ पे जो हमें बताया गया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने 3 इलेक्शंस वहाँ पे हुए थे, उन तीनों इलेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, A.O. ह्यूम ने इसको स्थापित किया था 1885 में। देश की बड़ी पुरानी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम जो कांग्रेस पार्टी था, सभी को पता है। इस पार्टी ने किस प्रकार से फ्रीडम मूवमेंट में जो रोल प्ले किया था, स्वाधीनता संग्राम में जो उसका जो पावर है, उसकी जो इमेज है, उसी विरासत से मिली है। तब के दिनों में एक छोटी सी पार्टी नहीं छोटी सी नहीं, इस एक पार्टी में कह सकते अकेली ये पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। पार्टी बहुत बड़ी थी क्योंकि इस पार्टी में सभी लोग थे, सभी लोग इसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग थे। कोई ऐसा नहीं था जो इस पार्टी में न हो, तो सभी इस पार्टी में थे। जैसे इस पार्टी में थे, कौन कौन थे इस पार्टी में? इस पार्टी में बहुत सारे नेता इस पार्टी में थे। और फाइनली even in the states of Congress formed the government. So the party ruled all over the country at the national and the state level. As expected, Jawaharlal Nehru became the Prime Minister of the first general election. तो जवाहरलाल नेहरू है, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, वही जो प्रधानमंत्री बने। तो फर्स्ट इलेक्शन हमारे वो कंप्लीट हुए इस तरीके से। ये बड़ी समस्या आती है मोबाइल से पढ़ाने। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इसको मैप को ध्यान से देखिए। ये जो जम्मू कश्मीर है ये क्यों छूट गया? क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता तो है, इसको राजा हरि सिंह थे यहाँ के राजा, तो 370 आर्टिकल विशेष अधिकार इसको बाद में दिए गए थे। लेकिन ये अभी क्या है, अभी पार्टीशन के तुरंत बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जो हमने अपने देश में जो नियम व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई थी, शासन व्यवस्था को चुना था, उसके तहत जो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे उस समय के स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र हैं, तो ये सारे स्टेट है, इनमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस बहुमत में आई थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा इंडिया। इधर ये केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, ये आपको पता है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है उसकी सीटें दिखाई गई है। तो कितने लोकसभा में टोटल जो 494 थी, और लोकसभा की सीट थी 984, और ये 5 जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जो मनोनीत किए जाते थे। तो इस प्रकार से 494 जो टोटल थे। तो फिर आगे तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है अब हमारा। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें तो इन फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्चस्व ज़्यादा रहा, क्योंकि एकमात्र ये पार्टी थी जो पूरे देश में जिसका संगठन था, और ये संगठन इसको भारतीय स्वतंत्रता की विरासत से प्राप्त हुआ था। तो जब चुनाव जीती तो ऑब्वियसली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे, तो वही प्रधानमंत्री बनने थे। कांग्रेस पार्टी के चुनाव में जो अगुवाई जो की थी उनकी थी,
और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतनी सारी जो बड़ी जीत है, जैसे अभी मोदी जी की जीत हुई है बीजेपी की, ऐसी ही जीत हुई थी। उस समय जो थी हमारी 489 सीट्स थी। 489 सीट्स पे जो अकेली जो इसकी 364 सीट है जो इसने ली थी, और जो ये 16 जो वोट्स है वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने ली थी। तो इस प्रकार जो किसी भी प्रतिद्वंदी को इसने चुनाव में बहुत ज़्यादा पछाड़ दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे रही थी। इसके बाद तो उसमें जीत बताई गई है। तो कुल जो 16 सीटें जो इसको मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी को, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ वहाँ पे विधानसभा के चुनाव, सिटी असेंबली के भी चुनाव थे। कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल करके आई थी। तो लेकिन एक जो हिस्सा था जो आजकल केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर, जो फिर कांग्रेस का वर्चस्व था पूरे भारत में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और जो प्रांतीय स्तर पर स्टेट लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने अब अपना शासन कायम कर लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। इसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो जैसा उम्मीद की गई थी वो इसमें प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पीछे जो चुनाव का मानचित्र दिया गया है उस पर ए लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑन द लास्ट पेज वुड गिव यू ए सेंस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड 1952 बिटवीन 1962 के बीच में। आपको जो इसमें आपको मिलेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो इंडिया है इसके अंतर्गत आता है। नीचे जो हमें केरला है, केरला एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये चीज़ नहीं देखते। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन हुआ था। तो यहाँ पर ए लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑन द लास्ट पेज वुड गिव यू a sense of the dominance of the Congress during the period 1952 to 1962. In the second time and the third general election held in 1957, 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha election by winning 3/4 of the seats. हमेशा थर्ड फोर्थ जो सीटें हैं वो अपने हिस्से में कर लेती थी। तीनों इलेक्शन 1957 में हुआ हो जो, या फिर 1962 में, 1952 के बाद जो दो इलेक्शन हुए थे उनमें भी इसने भारी भरकम जो जीत हासिल की थी। तो नॉन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ द सीट्स वॉन बाय द कांग्रेस। जितनी कांग्रेस सीट जीती थी 1/10 नंबर भी उनका, जीती हुई सीटों का 1/10 नंबर भी, 1/10 जो 10वां हिस्सा भी उनका नहीं कोई पार्टी जीत पाई थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन ए फ्यू केसेस। The most significant of these cases was the Kerala in 1957 when a coalition led by the CPI formed the government. Apart from exception like this, the Congress controlled the state governments. सिर्फ एक ही चीज़ है वहाँ पे, CPI ने जो इलेक्शन जीत लिया, ये एक्सेप्शंस रहा था। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने इलेक्शन है वो वहाँ पे मेजोरिटी में आई थी और उसने वहाँ पे सरकार बनाई थी। The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won 3 out of every 4 seats, but it did not get even half of the votes. जो कांग्रेस ने हर इलेक्शन में 4 सीटों में से 3 सीटें जीती, लेकिन फिर भी जो हाफ वोट्स है पूरे टोटल पॉपुलेशन की वो इसको नहीं मिली थी। 1952 में एग्जाम्पल के रूप में अगर लें, द कांग्रेस ऑब्टेन फॉर 45% ऑफ द टोटल वोट्स, 45% वोट इसने ली थी 1952 में, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ सीट, लेकिन फिर भी 74 सीटें ही ये जीत पाई थी। द सोशलिस्ट पार्टी थी वहाँ पे एक दूसरी पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, secured more than 10% of the votes all over the country. इसने पूरे देश में 10% जो वोट है वो अपने हिस्से में ली थी, बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स, लेकिन फिर भी 3% सीट भी नहीं जीत पाई थी। हाउ डिड दिस हैपन?
ये कैसे हुआ, ये आपको पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे और मोर क्लियर, आई विल ट्राई टू क्लियर इट मोर थ्रू दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट, in this system of election that has been adopted in the country, the party that gets more votes than other tends to get much more than its proportional share. That is exactly what worked in favor of the Congress. If we add up the votes of the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress, but the non-Congress votes were divided between different rival parties and candidates, so the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win. तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हालांकि देश में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए थे। अगर 1952 में बात करें तो कांग्रेस पार्टी को कुल जो वोटों में से 45% जो वोट हैं वो कांग्रेस को अकेले मिले थे, और जो अकेली कांग्रेस ने 74 सीटें हासिल की थी। सोशलिस्ट पार्टी थी दूसरी, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी थी वहाँ पे, उसने 1952 के इन इलेक्शन में 10% वोट मिले थे, जो टोटल पार्टी का 3% जो सीट है वो भी नहीं जीत पाई। ये कैसे हुआ, ये थोड़ा जानने के लिए आपको पिछली कक्षाओं के कुछ बातों को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भी मैं अगर अपने तरीके से थोड़ा समझाऊँ तो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उसमें एक सिस्टम है कि सर्वाधिक जो वोट पाने वाली पार्टी है वो जीती हुई मानी जाती है। अगर कोई पार्टी दूसरी बाकी जो पार्टी होती है उनसे ज़्यादा वोट ले लेती है तो उनकी तुलना में वो ज़्यादा सीटें प्राप्त कर लेगी। किसी कांग्रेस पार्टी में यही बात जो कांग्रेस पार्टी में साबित हुई है, सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दे, जितने भी दूसरी पार्टी हैं उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर उनके वोट हम जोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी को कुल जो हासिल वोट हुए हैं उनसे ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो किसी पार्टी जो जीती हुई पार्टी है उसके अगेंस्ट जितने वोट गए हैं अगर उनको टोटल करके देखें, मान लीजिए एक पार्टी है, उस पार्टी को 10 मेंबर्स है वो इलेक्ट करते हैं, वहाँ पे तीन पार्टीज ले लिया, 10 मेंबर है तो 10 मेंबर में से अब वोटिंग करेंगे 3 पार्टियों के लिए, 10 मेंबर हैं और चुनने कितने हैं, 3 चुनने हैं, तो A1 2 3, तो इन तीनों को हमने वोट देने हैं। तो मान लीजिए एक को वोट 4 मिले, एक को 3 मिले और दूसरे को भी 3 मिले, तो ये क्या है, ये इलेक्शन को जीत गया ऐसा माना जाता है ना। लेकिन फिर अगर देखें तो इसके अगेंस्ट कितने हैं, टोटल 6 वोट इसके अगेंस्ट हैं, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये तो कम ही वोट है ना, लेकिन इसके अगेंस्ट तो 6 वोट गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को कंडेम किया गया। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे कल को जो हम करेंगे सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ से ये करेंगे। अगर इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, कमेंट में वो मेरे को लिख के भेजें। आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9416194363, और बच्चों काम करके मेरे पास ज़रूर दिखाएं। कुछ डिस्टर्बेंसेज हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, मैं पजल हो जाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब से वीडियो बनाना और एक क्लास में पढ़ाना तो बेटा उसमें काफ़ी फ़र्क है। एक सेंटिमेंट्स है, जो इमोशंस है वो नहीं जुड़ पाते। अब मुझे खाली सा हवा से जैसे बातें कर रहा हूँ मैं, ऐसे मेरे को लग रहा कभी ऐसा एहसास नहीं होता। और बेटा सच पूछोगे तो सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं कि ताकि आप अभी करें। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाहर बहुत ज़्यादा तूफान है, दिन में पहले हम लेसन तैयार करते हैं, सोचते हैं बच्चों क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं, और बच्चे बेटा आप होमवर्क करके नहीं दिखाते। इस चीज़ के लिए ये बात समझिए कि ये बात मुझे याद रहेंगी, इस बात के लिए आपको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट आपके लिए बिल्कुल है। जब स्कूल खुलेंगे तो आपके मार्क्स ये मत सोचिए कि अब मैं फुल मार्क्स लगाऊंगा, कोई भी असाइनमेंट है या जो भी बोर्ड में आपके नंबर जाएंगे उसके लिए, क्योंकि हमने प्रयास किया और आप कर सकते हैं। आप कम से कम होमवर्क कर सकते हैं, होमवर्क करके मुझे दिखाइए, चेक करवाइए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चों ने काम किया है। अगर बेटा इसके बारे में थोड़ा सा भी प्रेडिक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से ऐसी उम्मीद मत करना, ठीक है। तो बेटा आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से आगे बढ़ें। भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज उनके बीच में वीडियो बनाना और उसके बारे में सोचना, पढ़ाई के बारे में एक तरह से अजीब सा लगता है। कहीं आपको भी इसमें बैकग्राउंड साउंड सुनाई देती होंगी वीडियो में,
तो बेटा अब क्या करें बताइए, आप तो बड़ा दिक्कत है बेटा। आप इन स्थितियों को समझें। बस एक ही बात है कि जब आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है अपने काम को दिखाना। अगर कोई पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो बेटा आप मुझे तुरंत बोलिए, मैं उस पॉइंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर पूरी वीडियो फिर बना के आपके पास भेजूँगा। ये मेरा काम है, लेकिन काम के बारे में बिल्कुल कोताही स्वीकार नहीं होगी बेटा। So thank you, have a good day. That's end for today. Let us continue. Tomorrow we shall begin next point, Socialist Party. Thank you.